सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जहाँ तक एक मजहब के राष्ट्र बनाने की बात है, इसको कोई भी तायद नहीं करता है। भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। यानी अगर सरकार भी चाहे कि उसको हम चेंज करें, पार्लियामेंट चाहे कि हम उसको अमेंड करें और अमेंड करके किसी मजहब से जोड़ करके हम राष्ट्र बनाएं, तो वो नहीं बना सकता है। देश सेकुलर है और सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम भी नहीं चाहते हैं कि ये देश किसी एक मजहब से संबंध होकर के राष्ट्र बने। हम चाहते हैं कि भारत सेकुलर था और सेकुलर ही रहना चाहिए। कुछ खास लोग हैं, एक खास धर्म की बात यानी हिंदू राष्ट्र की बात करके चले जाते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस कहते हैं अगर हम कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र आएगा, सिख कहते हैं, कुछ और कहते हैं, तो उन पर तो बड़ी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। इन लोगों पर क्यों नहीं होती आखिर? आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, फॉर्मर आईपीएस रहे हैं, इससे भी रिगार्डिंग आपसे। देखिए, आप सबको पता है कि जो लोग ये बात करते हैं उनकी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है और यह सरकार इंसाफ के पैमाने पे बिल्कुल फेल है। यानी ये सरकार इंसाफ नहीं दे सकती है। डिस्क्रिमिनेशन इसका एक बेसिक फीचर है। तो अगर जैसे आपने कहा कि कोई आदमी बात करता है कि इस्लामी राष्ट्र बनाने की, अगर वो नहीं भी बात करता है, अगर मतलब साइड से भी बात करता है, तो उस पर तरह तरह के मुकदमे दाखिल किए जाते हैं। और सेम बात हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर कोई बात करता है तो उस पर किसी तरह का ऑफेंस दाखिल नहीं होता। मुझे ये मानना है कि अगर कोई आदमी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, इसका मतलब है कि देश के बेसिक फीचर को चेंज करने की बात करता है, सेकुलरिज्म को चेंज करने की बात करता है, उस पर भी देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जो सरकार है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार अगर इंसाफ करने के इसमें नहीं है, तो कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। नई संसद बन रही है, बहुत सारे लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारी पार्टियां समर्थन कर रही है। मीडिया में ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टी बेकर गलत मुद्दों को उठा रही है। आपको लगता है कि इस तरह से बहिष्कार होना चाहिए नई संसद का, जो सारी बातें हो रही पॉलिटिकल? देखिए, संसद के बहिष्कार की बात आज बहुत लेट बहिष्कार हो रहा है। इसका तो बहिष्कार उसी दिन होना चाहिए था जिस दिन इसकी नींव पड़ी थी, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी एक संसद है और संसद पूरी तरह से सक्षम है देश के कानून बनाने के लिए। और अभी तक सभी वहाँ बैठ रहे हैं। 12,000 करोड़ लगा करके एक ऐसा देश जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और उसके 12,000 करोड़ को लगा करके एक दूसरी बिल्डिंग बनाना, इसकी मैं तायद नहीं करता हूँ। जिस दिन इसकी नींव पड़ी थी उसी दिन इसका अपोज होना चाहिए था। सर, गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कहा है पाकिस्तान वाला, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अमृतकाल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त में गलतियां हुई, सभी मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजा गया। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो कोई भी कानूनी काम होता है, देश भी एक कानून के तहत बांटा गया था और कानूनी प्रक्रिया के तहत बांटा गया था और ये लोग उस चीज़ को पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं। ये कहा गया था कि जो माइग्रेट करना चाहता है वो माइग्रेट करके जा सकता है, नहीं जो माइग्रेट करना चाहता है वो रह सकता है। मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह ने पूरी बात पढ़ी नहीं है और अधूरी बात करते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या बाकी जो प्रोपेगेंडा जो वेबसाइट्स हैं उनसे जो बात फैलाई जाती है वो बात करते हैं। और दूसरी बात है पाकिस्तान जाने की, वो बात पे जो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वीज़ा सेंटर खोल करके रखा है क्या? या आज तक 9 साल से वो गो टू पाकिस्तान बोले हैं, आज तक एक भी आदमी को उन्होंने भेजा है क्या? यह गो टू पाकिस्तान का नारा इसलिए दिया जाता है ताकि जो मुसलमान हैं वो कमज़ोर महसूस करें, उनको कहीं ना कहीं उनको डिप्राइव करने की, उनको मार्जिनलाइज करने की के लिए ये बात मुद्दा उठाया जाता है गो टू पाकिस्तान। हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम भारत के हैं, भारत में ही रहेंगे और भारत में ही हमारा दफन होने वाला है। हम कहीं जाने वाले नहीं है, भारत हमारा देश है। हाँ, उनको अगर प्यार है पाकिस्तान जाने की तो वो जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर टेस्ट देशभक्ति और देश प्रेमी की है तो जो लोग 1,75,000 हर साल देश छोड़ करके जा रहे हैं, उसमें से ये आंकड़ा निकालना चाहिए कि उसमें हिंदू कितने मुसलमान हैं, किसको देश से प्रेम है, किसको देश से प्रेम नहीं है। सर, हाल ही में प्रवीण तोगड़िया ने कहा था कि मैं इस देश में मुस्लिम को ना
पीएम बनने दूंगा, ना सीएम बनने दूंगा, ना डीएम बनने दूंगा। तो क्या वो मुस्लिमों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या वो अनऑफिशियली हिंदू राष्ट्र की जो है डिक्लेयर कर रहे हैं? देखिए, उनके बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए क्योंकि किसी भी पोस्ट पे नहीं है। अगर वो एमपी एमएलए होते, सरकार में होते, तो उनकी बात को गंभीरता से ली जाती। लेकिन वो पूरी तरह से इन्होंने जो बात की, नफ़रत फैलाने के लिए बात कही, और जो आदमी नफ़रत फैलाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये कि माइनॉरिटीज़ को लेकर आपने कई सारी बुक्स भी लिखी है, मौजूदा वक्त में क्या लगता है कुछ हालात बदलने वाले, क्योंकि लोकसभा से लेकर के विधानसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है, वो कम होती जा रही है लगातार, तो कुछ हालात बदलने वाले या और बिगड़ेंगे? देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि मुसलमान इस देश में 14% हैं। किसी भी आज 25 एमपीज हैं, लगभग 4.5% हैं। 14.2% मुसलमान हैं। अब आप हिसाब लगाइए कि कितने कम हैं। यानी जितना मुसलमान जो डिज़र्व करते हैं उसका ठीक 30% उनको हासिल होता है, यानी 70% का डेप्रीवेशन है। यानी 78 एमपी चाहिए हमको, 25 एमपी चाहिए। ये पार्लियामेंट की हाल हुई। जितने भी असेंबलीज़ हैं वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी प्रॉपर नहीं है। टिकट कम दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस 6.5% टिकट देती है, जो सेकुलर रीजनल पार्टी जो थोड़ा ज़्यादा टिकट देती हैं। आज का ये हाल हो गया है कि मुसलमानों के इशूज़ पे कोई बोलने वाला नहीं है, मुसलमानों के साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचाता है, मुसलमानों पे जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसको इलेक्शन में चर्चा नहीं किया जाता है, मुसलमानों के इशूज़ को मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया जाता है। अगर इसी तरह से मुसलमानों को लेने के लिए मजबूर होगा। कैसे मुसलमानों के साथ फोटो नहीं किया, मतलब किस तरह के मुसलमानों के साथ? फ़ोटो खिंचाने का मतलब मेरा ऐसा नहीं कि फ़ोटो खिंचा जाए। मेरा ऐसा बोलना है कि आज जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं वो मुसलमानों के एरिया में प्रचार तक नहीं करती हैं, उनके इशूज़ को नहीं उठाती हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रचार मत कीजिए, लेकिन उनके जो ज्वलंत इशूज़ हैं उसको उठाइए, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कीजिए। उन पे जो अटैक्स होते हैं उन पे अपनी आवाज़ तो उठाइए। ये भी नहीं उठाया जाता है। प्रोपोर्शन में टिकट नहीं दिया जाता है, एमपी और एमएलए नहीं बनाया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता है, मिनिस्ट्रीज नहीं दिया जाता है। तो मुसलमान कितना दिन तक इंतज़ार करेगा? वो एक ना एक दिन अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मजबूर होगा। मतलब अपनी सियासत, अपनी क़यादत जो वैसी साहब जैसे मैंने कहा ना कि आज एक एमआईएम है, कल सेकुलर पार्टीज को 2 एमआईएम का सामना करना पड़ेगा। आज एक एआईयूडीएफ है, कल 3 एआईयूडीएफ का सामना करना पड़ेगा। इससे नुकसान किसका अगर एक एमआईएम से 2 एमआईएम बनेंगे तो? नहीं, देखिए ऐसा है कि 75 साल हो गए मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को जिंदा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो क्या सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए सिर्फ मुसलमानों के ही कंधे पे बोझ डाला जाएगा? किसी और पे बोझ नहीं डाला जाएगा। अगर मुसलमान पूरी तरह से सेकुलर पार्टीज को सपोर्ट करते हैं और मुख्य धारा में आना चाहते हैं, 14% मुसलमान है तो उनको 14% टिकट क्यों नहीं दी जाती है? उनको सब ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल एम्पावरमेंट। आप मुसलमानों को पॉलिटिकली एम्पावर कीजिए। पॉलिटिकली एम्पावर करने का मतलब है कि उनको प्रोपोर्शन में टिकट दीजिए, उनको प्रोपोर्शन में एमएलए और एमपीज बनाइए। आप देखिए वो कैसे मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो नेशनलिज्म ने ले लिया है, नेशनलिज्म का बोलबाला है जो। देखिए ये देखिए कॉम्प्लेक्स इशूज़ है नेशनलिज्म, ये पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म। मैं ये मानना चाहता हूँ कि जो आदमी ईमानदारी से इस देश में रहता है, ईमानदारी से अपनी काम करता है, ईमानदारी से देश द्वारा दी हुई जवाबदारी को पूरा करता है, वो सबसे बड़ा देशभक्त है। जो आदमी भाषण देता है और देश में लड़ाई झगड़े करवाता है, नफरत फैलाता है, वो किसी तरह का देशभक्त नहीं हो सकता है।